Good morning, dear students. Welcome you all in our online classes. Dear students, I again welcome you all in our YouTube channel, Study Warriors Academy. Students, today we will study History, Chapter 2, that is Nationalism in India. So, in this topic, we will study about the nationalism in India. The First World War, we will discuss about खिलाफत movement and non-cooperation movement. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनलिज्म इन इंडिया कहने का मतलब, पहले 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के ग़ुलाम में था। अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करते थे और यहाँ की जो संपत्ति थी, यहाँ का जो रिसोर्स था, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे कुछ भी, तो वो इसका भली भांति से यूटिलाइज़ करते थे, उसका उपयोग करते थे, उसका फ़ायदा लूटते थे और जिसका फ़ायदा हमारे इंडियंस को मिलना चाहिए था, वो हमारे इंडियंस को नहीं मिल के वो ब्रिटिश हड़प लेते थे। तो जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का सप्रेशन बढ़ता गया, इनका तानाशाही बढ़ता गया, लोग एजुकेटेड होते गए। एजुकेशन जब आया तो लोग शिक्षित होने लगे, लोगों में समझदारी आई। तब समझ में आया कि इंडिया को यूज किया जा रहा है। इंडिया में जो रिसोर्सेस है, या तो बाहर के लोग आके इसके रिसोर्स का यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं और इंडिया के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और इंडियन को ही सप्रेस किया जा रहा है। जब ये समझदारी आई तो लोगों में एक जागृति पैदा हुई और धीरे धीरे करके छोटे आंदोलन करके आज़ादी की मतलब अपने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किए और आज़ाद होने के लिए लड़ना शुरू किए और धीरे धीरे करके यही छोटा आंदोलन बड़े आंदोलन का रूप लिया और फाइनली 1947 में अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़ना पड़ा। So we will discuss so many things in this chapter about nationalism in India. First of all, we will start about the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Okay, so in India, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. जो भी मॉडर्न नेशनलिज्म कहने का मतलब, जैसे जैसे आधुनिक नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, लोग जागृति पैदा हुई लोगों में, तो ये जागृति किसके लिए थी और ये मूवमेंट किसके लिए था? ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर, उसके विरोध में थी। ड्यू टू कॉलोनियलिज्म मेनी डिफरेंट ग्रुप्स शेयर्ड बाउंड्स टुगेदर विच वेयर फोर्स्ड बाय द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी। बहुत सारे ग्रुप्स थे, ठीक है ना, और छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वे सारे एक दूसरे से मिल के लड़ाई किए और ये सारा देख रेख जिसको कहेंगे हम, या तो इसका गाइडलाइन जो था, जो गाइडर थे वो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है ना। The war created a new economic and political situation in the year after 1919. Economic income tax introduced and the prices of custom duties were doubled between 1930 to 1998. बात है 1998, 1913 से 1918 की बात है, ठीक है ना। उस समय क्या किया गया था सरकार के द्वारा? इनकम टैक्स जो था, पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ और कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी को डबल किया गया। कस्टम ड्यूटी कहने का मतलब, यहाँ से जो बाहर वस्तुएं जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी, उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है ना। एक देश से दूसरे देश के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है, तो बीच में जो मैंडेटरी होता है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है, ठीक है ना। उसको डबल कर दिया गया ताकि उससे क्या हुआ ना, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ गया, ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही बढ़ेगा, जो यहाँ के सामान्य लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ, ठीक है ना।
अब बात आती है कि 1918 से 1919 के बीच में भारत में जो है क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो गया और फूड का शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना। फिर फूड का शॉर्टेज के साथ साथ इन्फ्लुएंजा, एक महामारी उस समय चला हुआ आया था, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और इस स्टेज में नए नए लीडर्स फिर का इमर्ज हुआ हमारे सोसाइटी में, ठीक है ना। और कुछ अलग तरीके से इन लोगों ने अपना स्ट्रगल शुरू किया। देखिए जैसे क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उन लोगों को। पहला तो उनको कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया, ठीक है ना। उनको कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया 1913 से 18 के बीच में कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया, उनका जीना मुश्किल हुआ, इनकम टैक्स बढ़ाया गया। फिर साथ ही साथ इतना तो मुश्किल झेल ही रहे थे इंडियंस, क्रॉप फेल हो गया, अच्छे से खेती नहीं हो पाई, फूड शॉर्टेज हो गया, लोग खाने के लाले पड़ गए। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसके साथ इन्फ्लुएंजा एक एपिडेमिक उस समय चला, इससे बहुत लोग परेशान हुए, महामारी से मरने लगे। तब उस स्टेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के लिए कुछ किया नहीं। तब यहाँ के लोगों को इसके सुधार के लिए, यहाँ के लोगों की स्थिति के सुधार के लिए कुछ अच्छा कोई पहल नहीं की। तो उस समय कुछ नए लीडर्स अपीयर हुए हमारे सोसाइटी में और उन लोगों ने भी अपना स्ट्रगल शुरू किया। तो पहला देखते हैं हम द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इन जनवरी 1915, बात है 1915 की, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे, ठीक है ना। ही स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह का मूवमेंट स्टार्ट किया। सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह का नाम से क्या पता चलता है, सत्य आग्रह मतलब ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्य के साथ लड़ाई करना, आग्रह करना, दैट इज सत्याग्रह। सो इसमें सच्चाई के जो पावर होती है, ट्रूथ का जो पावर होता है, उसको दिखाया गया। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, कहने का मतलब इसमें पावर ऑफ ट्रूथ और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, इसको इस आंदोलन में दिखाया गया। बेसिक मोटो इसका वही था। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपल कैन विन ए बैटल विथ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और इनका मानना था कि नॉन वायलेंस से कोई भी लड़ाई हम जीत सकते हैं, विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस। और नॉन वायलेंस से ही हम सारे इंडियंस को एकता में के बंधन में बांध सकते हैं। वायलेंस से क्षति ही होती है, ये महात्मा गांधी जी का मानना था। वायलेंस से क्षति होती है, इसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन नॉन वायलेंस में क्या है, हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, एकता के बंधन में बांध सकते हैं और कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई हम जीत सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी का सोचना था, उनका विचार था। इन 1917 he traveled to Champaran. He traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants. This is important things. Everything is important. Whatever we are discussing, whatever we will discuss in this video, जो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी इंडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है इन सब बातों को, ठीक है ना। तो 1917 की बात है। महात्मा गांधी जी चंपारण से बिहार की जगह, बिहार का एक जगह चंपारण, वहाँ के लिए ट्रेवल किए। और वहाँ किस लिए गए, पीजेंट्स, वहाँ के जो किसान हैं, ठीक है ना, उनको इंस्पायर करने के लिए। जो ब्रिटिश का पीजेंट्स के प्रति जो प्लांटेशन सिस्टम था, ब्रिटिश का जो प्लांटेशन सिस्टम था, ठीक है ना, और पीजेंट्स के प्रति जो ऑपरेसिव क्राइटेरिया था, ऑपरेसिव एक्टिविटी था, उनका जो मतलब दबाव वाला जो एक्टिविटी था पीजेंट्स के प्रति, उसके विरोध में पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए गए थे गांधी जी। इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और उसी ईयर में 1917 में ही उन्होंने सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह में पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आग्रह किया गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को। ये इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पिजन्स को इंस्पायर किया सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी ने 1917 में, ठीक है। एंड इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमाउंट्स कॉटन मिल वर्कर्स। और कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए 1980 में गए। कहाँ के कॉटन मिल्स? अहमदाबाद के कॉटन मिल्स, ठीक है ना। अहमदाबाद के कॉटन मिल्स के मजदूरों को इंस्पायर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने गए। और ये 1918 की बात है। और 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पिजन्स को इंस्पायर करने के लिए गए। 2 पॉइंट्स इसमें आते हैं, सत्याग्रह में 2 पॉइंट्स आते हैं। ये कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। पहला कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पिजन्स को 1917 में उन्होंने इंस्पायर सत्याग्रह में आने के लिए प्रेरणा दी। और 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल के वर्कर्स को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रेरणा दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सत्याग्रह, ठीक है ना, ये तो हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट कहने का मतलब ये बात है 1919 की, बात है 1919 की। महात्मा गांधी लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। इन्होंने पूरे देश भर में या एक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। किसके अगेंस्ट में? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। द एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। गौर कीजिएगा, ठीक है ना। जो रॉलेट एक्ट था इसमें गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पावर दे दिया था, इतना ज़्यादा पावर दे दिया था कि वो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते थे इंडिया में उनको सारे को सप्रेस कर देता था, दबा देता था उन लोग, चाहे किसी भी प्रकार से हो। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और किसी को भी बेधड़ल्ले से वो अगर थोड़ा सा भी अगर शक होता था उनको कि ये हमारे लिए बाधा का काम कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। The British government decided to clamp down on nationalists by witnessing the outrage of the people. On 10 April 10th, police in Amritsar fired on a peaceful procession, which provoked widespread attacks on banks, post office, and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. ये बात है उस समय की जब जनरल डायर ने आदेश दे दिया था और एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण प्रोसेसन चल रहा था, उस पर गोलियां बरसा दी गई। और इसी के कारण लोग मतलब परेशान हुए। लोगों के अंदर में जो अपना दुख था उसको जाहिर करने के लिए उन लोगों ने अटैक्स किए, बैंक्स में अटैक्स किए, पोस्ट ऑफिस में अटैक किए, रेलवे स्टेशन में अटैक किए, ठीक है ना। और जनरल डायर के विरोध में उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब बात रही 13 अप्रैल की, ठीक है ना, 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी थी उस समय। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है ना। जनरल डायर के आदेशानुसार ही ये हुआ था। लार्ज क्राउड गैदर्स इन जलियांवाला बाग, ठीक है ना, वेयर अ फ्यू पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। कुछ लोग जलियांवाला बाग में, कुछ लोग गवर्नमेंट के विरोध में अपना मीटिंग्स कर रहे थे, ठीक है ना, या तो अपना सम्मेलन कर रहे थे। लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे वो बैसाखी फेयर, एनुअल जो वार्षिक बैसाखी मेला लगती थी वहाँ पर, उसको आनंद लेने के लिए आए थे। लेकिन जनरल डायर ने सभी रास्तों को बंद कर दिया, ठीक है ना। जितना भी एग्जिट पॉइंट था उसको बंद कर दिया और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। और उस क्राउड में सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए।
After the Jallianwala Bagh massacre, people became furious and went on strike. अब जलियांवाला बाग का जो घटना हुई उसके बाद लोगों के अंदर में आग दहक गई, ठीक है, और लोग स्ट्राइक्स करने लगे, क्लैशेस विथ पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. Mahatma Gandhi had to call off the movement as it was turned into a violent war. अब जब जलियांवाला बाग में की घटना हुई तब लोगों के अंदर में लोगों का दिल दहल गया और गवर्नमेंट के विरोध में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ने लगे, पुलिस पर अटैक करने लगे, बहुत सारे स्ट्राइक्स करने लगे. तो इन सभी घटनाओं को देखकर गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था उसको रोक दिया, क्योंकि देखा उन्होंने कि ये घटना बहुत ही बढ़ जा रही है, ठीक है ना. महात्मा गांधी देन टुक अप द खिलाफत इश्यू बाय ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर. अब उसको सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो जिसमें कि मुस्लिम और हिंदू दोनों को एक साथ मिलाकर खिलाफत मूवमेंट शुरू किया. द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की. ऑटोमन तुर्की का हारने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था, ठीक है ना. इन मार्च 1919 a खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, ठीक है ना. खिलाफत का जो कमेटी था वो मार्च 1919 में, ठीक है, बॉम्बे में फॉर्म किया गया. इन सितंबर 1920 महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज के लिए, अपना राज के लिए, अपना देश के लिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में, ठीक है ना. और खिलाफत मूवमेंट का जो कमेटी बना था वो 1919 में बॉम्बे में फॉर्म किया गया था. ओके, सो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया, ये क्यों स्टार्ट किया गया, ठीक है ना. आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आवश्यकता क्यों थी. लेट अस सी अबाउट दिस. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस. इतना तो जाहिर था, अगर इंडियंस कॉपरेट नहीं करते तो ब्रिटिश का इंडिया में राज करना मुमकिन नहीं था. इंडियंस ही ब्रिटिश को श्रेय दिए थे और इंडियंस ही ब्रिटिश को सपोर्ट किए थे, तभी जाके ब्रिटिश हमारे इंडिया पर राज कर रहे थे. तो गांधी जी ने इन बातों को समझ लिया था. तो नॉन कॉपरेशन मतलब क्या, असहयोग. मतलब हम आपको सहयोग कर रहे हैं तभी तो आप हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, तो हम आपको सहयोग नहीं करेंगे. सहयोग इन द सेंस ऑफ बहुत सारी चीज़ें, गुड्स, सर्विसेज एंड एवरीथिंग. सहयोग इन द सेंस ऑफ, ओके. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज प्रपोज्ड इन स्टेजेस. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था बहुत सारे स्टेजेस में इसको किया गया था. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल. देखिए, अब पहला बात तो कि जो अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए जो टाइटल्स दिए थे उसको उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया. जो अवार्ड दिए थे उन अवार्डों को, सिविल सर्विसेज में जो अवार्ड दिया था उसको बाइकआउट कर दिया उन लोगों ने, ठीक है ना. आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, जितना भी चीज़ था इन सभी को हमारे इंडियंस ने बाइकआउट कर दिया. मतलब इसका हम लोग ने सिविल सर्विस में हमको नहीं जाना है, आर्मी में हमको नहीं जाना है, पुलिस में हमको नहीं जाना है, कोर्ट में नहीं जाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाना है, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ना है, फॉरेन गुड्स का उपयोग नहीं करना है. So after many hurdles and campaigning between the supporters and opponents of the movement, finally in December 1920 the non-cooperation movement was adopted. और आखिरकार जैसे धीरे धीरे लोगों में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो विचारधारा है इसको संचार किया गया, लोगों में पहुंचाया गया और फाइनली दिसंबर 1920 में लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया. Okay, so differing strengths within the movement.
ठीक है ना। तो डिफरिंग अब मूवमेंट में भी अब मतलब कुछ कुछ अलगाववाद था। कहने का मतलब अलग अलग तरह से इस मूवमेंट को रिमोट किया गया था, ठीक है ना। अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप से इस मूवमेंट को रिमोट किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। देखिए इन 1921 की बात, जनवरी 1921 की बात है, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन, यस एवरीथिंग। इन दिस मूवमेंट वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, ओके, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए। बट द टर्म मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, लेकिन इस मूवमेंट का जो टर्म था वो विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न टाइप से इसका मीनिंग था। मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग इसको अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट कर रहे थे और उनका जो थीम था वो अलग अलग था, ठीक है ना। अब जो टाउन में जो मूवमेंट हो रहा था उसमें क्या था, देखिए बता दे रहे हैं। द मिडिल क्लास started the movement and thousands of students, teachers, headmasters left government controlled school। जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेज था उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ दिए, बहुत सारे टीचर पढ़ाना छोड़ दिए, बहुत सारे हेडमास्टर छोड़ दिए, ठीक है ना। लॉयर्स गेव अप द लीगल प्रैक्टिसेस, जो लॉयर्स थे वो लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए। इन द इकोनॉमिक फ्रंट, अब अगर इकोनॉमिक फ्रंट की बात करते हैं, ठीक है ना, सो द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर मोर ड्रामेटिक, ठीक है ना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप व्हेन पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स। अब देखिए जो इंडियन प्रोडक्शन था वो राइज अप करने लगा। क्यों राइज अप करने लगा? क्योंकि इंडियंस जो है फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने लगे। मतलब फॉरेन गुड्स नहीं यूज करेंगे तो कुछ तो यूज करना पड़ेगा, तो वो इंडियन प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, तो इंडियन प्रोडक्ट राइज अप हुआ, वेंट अप हुआ। हाउएवर दिस मूवमेंट स्लोड डाउन ड्यू टू ए वैरायटी रीजन सच एज खादी क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव। लेकिन देखिए कुछ न कुछ कारणों से ये मूवमेंट जो है ये स्लो पड़ गया। स्लो पड़ने के पीछे कारण क्या था? जो खादी क्लॉथ था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, क्योंकि उसको बनाने में, रॉ मटेरियल जुगाड़ करने में और उसको बनाने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा समय लग जाता था, बहुत सारे लेबर्स लगते थे, इसीलिए वो एक्सपेंसिव होते थे, जबकि फॉरेन गुड एक्सपेंसिव नहीं थे। अच्छा दूसरा बात, इंडिया में स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो पढ़ेंगे कहाँ आप? टीचर्स पढ़ाएंगे कहाँ आप? बाइकआउट तो कर दिए हम विदेशी को, विदेशी वस्तुओं को, विदेशी इंस्टीट्यूशंस को हम तो बाइकआउट कर दिए, लेकिन उनका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। उनका सब्स्टिट्यूट नहीं होने के कारण धीरे धीरे वे फिर वापस उन्हीं सब चीज़ों को यूज करने लगना शुरू किए और उन्हीं सभी स्कूल्स में जाना शुरू किया, लॉयर फिर से ज्वाइन कर लिए और इसी तरह से मूवमेंट जो है ढीला पड़ गया। तो ये बात है आपका टाउन की बात रहा, ठीक है ना। ये मूवमेंट टाउन का जो ये मूवमेंट जो है वो टाउन का मूवमेंट है, ठीक है ना, टाउन का मूवमेंट है। अब देखते हैं हम कंट्री साइड में इसका क्या इफेक्ट रहा। तो रिवेलियन इन कंट्री साइड, ठीक है ना। तो कंट्री साइड में क्या हुआ देखिए, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड वेयर एज पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वेर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। द पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदार and landlords who demanded high rents and variety of other seizures. It demanded reduction of revenue, abolition of beggars, and a social boycott of oppressive landlords. अब एक तो हम टाउन साइड की हम चर्चा की है, जिसमें हमको समझ में आया है कि जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेन स्कूल्स हैं, फॉरेन ये ऑफिशियल्स हैं, सबको बाइकआउट करना है। लेकिन कंट्री साइड में क्या हुआ? कंट्री साइड में पीजेंट्स ज़्यादातर रहते थे और पीजेंट्स को जो लैंडलॉर्ड्स ऑपरेसिव करते थे, जो लैंडलॉर्ड ऑपरेसिव होते थे, जो ऑपरेस करते थे पीजेंट्स को, उनका बाइकआउट किया जाने लगा। और जो रेवेन्यू का जो चार्जेस है वो ज़्यादा लेते थे पीजेंट से, उनका वो घटाने का डिमांड करने लगे, ठीक है ना। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 की बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। जवाहरलाल नेहरू जी 1920 में गांव, अवध के जो
गांव हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जाके जो उनका ग्रीवेंसेस है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जानने की कोशिश किए। In October, he along with few others set up the Ud Kishan Sabha, and within a month, 300 branches had been set up. In 1921, the peasant movement spread, and the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain boards were taken over. जो बात है 1921 की, इस समय बहुत तेज़ी से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किसान सभा का जो गठन किया था, जिसको कहते हैं उद किसान सभा, ये बहुत जल्दी से इसका ब्रांचेस फैलने लगा और बहुत पॉपुलर होने लगा। और इसमें इन लोगों ने क्या किया, ये जो तालुकदार के जो हाउसेस हैं, मर्चेंट्स हैं, उस पर अटैक करने लगा, बाजार को लूट लिया गया, ठीक है ना, और जो ग्रेन बोर्ड्स हैं उसको उस पर अधिकार जमा लिया गया। In the early 1920, a militant guerrilla movement started spreading in Gudam Hills of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के जो गुदम हिल है, ठीक है ना, वहाँ पर गुरिल्ला मिलिटेंट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। The government started closing down forest area due to which their livelihood was affected. अब देखिए, ये वो पहली बात हम चर्चा किए टाउनशिप मूवमेंट की, सेकंड हम चर्चा किए किसानों का मूवमेंट्स की। अब देखिए अगला देखते हैं, जो लोग जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, और ब्रिटिश ने फॉरेस्ट पर अपना अधिकार जमाया था और वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित करने की कोशिश की, तो वहाँ के लोगों का लाइफ जो है वह लिविंगहुड अफेक्ट होने लगा, और इसी से गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। फाइनली द हिल पीपल रिवोल्टेड which was led by Alluri Sitaram Raju, ये who claimed that he had a variety of special powers, ठीक है ना। ये गुरिल्ला मूवमेंट जो है ये अलूरी सीताराम राजू जी के देख रेख में रिवोल्ट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज स्वराज इन प्लांटेशंस, ठीक है, स्वराज इन प्लांटेशंस। अब प्लांटेशंस जो सिस्टम था ब्रिटिश का, वहाँ पर देखिए स्वराज का किस टाइप से मूवमेंट आगे बढ़ा। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन्ट राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट एंड रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, ठीक है। कहने का मतलब प्लांटेशन सिस्टम में क्या था ना, जो एक बार इन कर गया उसको वहाँ से ब्रिटिश के आदेश बिना उसको वहाँ से आउट करने का अधिकार नहीं था, जबकि वहाँ का वेजेस भी कम था, उनका देख रेख रहन सहन भी बहुत ही ढीला ढाला था, और ब्रिटिश उतना ध्यान नहीं देते थे, और ज़बरदस्ती उनको काम कराया जाता था कम वेजेस में। तो उनका डिमांड क्या था कि हम आराम से आ जा सकते हैं, और हमारा जो उनका लिंक जो है विलेज से बना हुआ रहे, इसके लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, क्या है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड, ये एक्ट है, एक एक्ट बना था, इस एक्ट के अनुसार प्लांटेशन वर्कर्स नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो टी गार्डन से बाहर नहीं जा सकते थे। अगर कोई बाहर जाते थे और पकड़ में आ जाता था, उनको या तो मौत की सज़ा होती थी या तो उनको बहुत ही खतरनाक सज़ा दिया जाता था। After the herd left the plantations and headed home, but unfortunately they never reached their destinations and were caught by the police and brutally beaten up. अगर कोई वहाँ से भागने की कोशिश करते थे, अगर पकड़ में आ जाते थे, मतलब भाग ही नहीं पाते थे, पकड़ में आ जाते तो फिर वो बहुत बुरी तरह से उनको पीटा जाता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, ठीक है ना, नेशनल मूवमेंट हो विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार से और विभिन्न मूवमेंट्स के द्वारा उनका विरोध किया गया ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस क्या है, ठीक है ना। अब 1922 फरवरी 1922 की बात है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन,
बिकॉज महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वाज टर्निंग वायलेंट। महात्मा गांधी को लगा कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही वायलेंट का रूप ले रहा है, मतलब आक्रामक रूप ले रहा है, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। Some of the leaders wanted to participated in elections to the provincial councils। कुछ लीडर्स प्रोविंशियल काउंसिल्स का जो इलेक्शंस होता था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे थे। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड। देखिए अब स्वराज पार्टी का गठन किया गया बाय C.R. दास। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, in late 1920 the Indian politics again shaped because of two factors. The first effect was the worldwide economic depression। पहला इफेक्ट था आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंड द सेकेंड वाज द फेलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। ठीक है, सो द statutory commission was set up to look into the functioning of constitutional system in India and suggest changes. In 1928, Simon Commission arrived in India and it was greeted by the slogan "Go Back Simon"। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो इसको स्लोगन गाया गया इंडियंस के द्वारा, गो बैक साइमन, मतलब तुम वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ठीक है, इसका नारा लगाया गया। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। वह बात है आपका 19 दिसंबर 1929 की। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। 1929 में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, जिसका मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day। very important, this is very important। ओके, पूर्ण स्वराज की डिमांड कब किया गया? 1929 में, मतलब 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और ये विचार कब आया? 1929 को ये विचार आया लोगों में। किसकी प्रेसिडेंसी में? जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस। नेक्स्ट थिंग इज द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, इन 31st January 1930 महात्मा गांधी sent a letter to Viceroy Irwin started 11 demands। सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, साल्ट और साल्ट मार्च के बारे में, ठीक है ना। तो बात है अपन 31 जनवरी 1930 की। महात्मा गांधी एक लेटर दिए किसको? वायसराय इरविन, जिसमें 11 प्रकार के डिमांड्स थे। अमॉन्ग द डिमांड्स द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबलिश द साल्ट टैक्सेस विच इज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर। देखिए, नमक एक ऐसा चीज़ है, ठीक है ना, नमक एक ऐसा वस्तु है जिसको गरीब भी यूज करता है और अमीर भी यूज करता है। कितनों गरीब हो नमक का यूज करेगा ही, कितनों अमीर हो नमक का यूज करेगा ही, चाहे वो खाने में हो चाहे किसी भी तरह, हर चीज़ में उसको नमक का आवश्यकता है, हर चीज़ में नमक का आवश्यकता है। और नमक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर जिस वस्तु का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है और उसमें अगर टैक्स लगाया दिया जाए, जैसे कि हम हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर मिली सेकंड में हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, हर सांस हम लेते हैं, सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम सांस लेते हैं, ठीक है ना। अगर सांस लेने में टैक्स लगा दिया जाए तो समझिए कितना कमाई होगा। सोचने की बात है। अगर सांस लेने में आदमी को टैक्स लगा देना पड़े तो बहुत ज़्यादा टैक्स आ जाएगा। तो इस तरह से
अंग्रेज़ों ने सोचा कि अरे नमक का यूज़ तो बहुत होता है यहाँ पर, तो क्यों ना हम नमक पर टैक्स लगा दें। तो नमक पर टैक्स लगा दिया, नमक पर टैक्स लगा दिया तो उनका कमाई ज़्यादा होने लगा। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने एक लेटर लिखा वाइसराय इरविन को, ठीक है ना। द डिमांड नीडेड टू फुलफिल्ड बाय 11 मार्च और एल्स कांग्रेस वुड स्टार्ट ए सिविल डिसोबिडियंस कैंपेन, ठीक है। द फेमस साल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। साल्ट मार्च स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने, accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। उनके साथ देने वाले 78 ट्रस्टेड मतलब विश्वासी वॉलंटियर्स थे, उनके साथ इन्होंने साल्ट मार्च का साल्ट मार्च संपादित किया, ठीक है ना। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी आश्रम, गांधी जी के आश्रम से साबरमती, जो कि आपका गुजरात का कोस्टल टाउन है दांडी, ठीक है ना। गांधी जी का साबरमती आश्रम से गुजरात का कोस्टल टाउन दांडी तक 240 मील की दूरी इन लोगों ने तय की थी। और इसको 6 अप्रैल ही रीच दांडी, और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंचा, ठीक है। 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंचा। एंड ceremonial violated the law manufacturing salt by boiling sea water. This marked the beginning of civil disobedience movement, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जीर्णोद्वार हुआ, यहीं से शुरुआत हुआ। तो the movement spread across the world and salt law was broken in different part of the country. Foreign cloth was boycotted, ठीक है ना। जो फॉरेन क्लॉथ थे उसको बाइकआउट किया गया। पीजेंट रिफ्यूज द पे रेवेन्यू, पीजेंट जो लोग थे वो रेवेन्यू देने के लिए मना कर दिए, नहीं देंगे बोले। मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट लॉ वाज वायलेटेड इन अप्रैल 1930 की बात है, ठीक है ना। अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, ए डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड। जो अब्दुल गफ्फार खान थे वो महात्मा गांधी के बहुत ही प्रिय भक्त थे, बहुत ही अच्छा अनुयायी थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ए मंथ लेटर, उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। विच लेड टू अटैक ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो भी उसके बाद जितना भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करता था उन सभी पर अटैक्स होना शुरू हो गया। By witnessing the horrific situation, महात्मा गांधी decided to call off the movement। और महात्मा गांधी ने देखा कि इससे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हॉरिफिक हो रहा है, बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है, तो उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। तो जब भी देखा महात्मा गांधी सत्य प्रेमी थे, वो अहिंसावादी थे, तो जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट करते थे शुरू में ठीक चलता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटना घट जाती थी जिससे माहौल गर्म हो जाता था, मूवमेंट हॉरिफिक हो जाता था, उन्होंने तब वे क्या करते थे, मूवमेंट को बंद कर देते थे। द इंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। और मूवमेंट को ऑफ किसमें किया? जो इरविन के साथ एक समझौता किया उन्होंने 5 मार्च 1931 को, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट, डेट याद रखिएगा 5 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है ना। और ये गांधी इरविन पैक्ट किस लिए हुआ? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छी तरह से चल रहा था, उसमें जब अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया तो मूवमेंट क्या हो गया? वायलेटेड हो गया, टेरिफिक हो गया। और मूवमेंट टेरिफिक होने के कारण इन्होंने अपना आंदोलन को बंद करने का सोचा महात्मा गांधी जी ने। और बंद किस मुआयने पर करेंगे कि उन्होंने एक गांधी इरविन पैक्ट, एक समझौता अभियान के द्वारा इसको बंद करने का निर्णय लिया। गांधी जी कंसेंटेड to participate in round table conference in London. Okay, when the conference broken down, Mahatma Gandhi returned to India disappointed. Mahatma Gandhi returned to India disappointed and relaunched the civil disobedience movement. It continues for almost a year, but by 1934
इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन 1934 में ये मूवमेंट जो है बंद हो गया। सो next thing we will discuss about how participants saw the movement. The Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. ठीक है ना, गुजरात के जो पतिदार्स थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट्स थे ये इस मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। दे बिकम enthusiastic support of civil disobedience movement. Okay, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931. जब गांधी जी ने मूवमेंट को बंद किया तब इन लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मूवमेंट बंद हो। सो when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. और जब दोबारा जब 1932 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हमको नहीं ज्वाइन होना है इस मीटिंग में, क्या कि मनमौजी करते हैं आप लोग। ठीक है, द पुअरर पीजेंट्स ज्वाइन ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। अब सोशलिस्ट, बहुत सारे सोशलिस्ट थे और कम्युनिस्ट थे, उन लोगों ने छोटा छोटा बहुत सारा मूवमेंट्स किया जिनमें बहुत सारे पुअर पीजेंट्स ज्वाइन किए। मतलब धीरे धीरे इस तरह से क्या कहें कि जो मूवमेंट है जहाँ तहाँ अब मूवमेंट होना शुरू हो गया था। ठीक है ना, लोगों में जागृति आ गई थी मूवमेंट के, अंग्रेजों के विरोध में। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 and the freedom of the Indian Chamber of Commerce and in FCCI in 1927 was formed. ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग FCCI कहते हैं, इसका गठन 1927 में हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स। ओके, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and support the civil disobedience movements when it was the first launched. Okay, some of the industrial workers did participate in the civil disobedience movement in 1930 and 32. Railway workers and dock workers were on strike. Another important features of the civil disobedience movements was the large scale participation of women. इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही, महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दिया, अपना भागीदारी निभाई। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ women to hold any position of authority within the organization. लेकिन बहुत समय तक महिलाओं को कुछ उसमें अधिकार नहीं दिया गया था, उनको कुछ अथॉरिटी नहीं दिया, कुछ पोजीशंस नहीं दिया गया था बहुत समय तक, बहुत समय बाद उन लोगों को मिला। ठीक है ना, अब वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इसके लिमिट्स क्या थे इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दलित्स एड्रेस्ड एज अनटचेबल were not moved to the concept of स्वराज। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, दलित लोगों को अनटचेबल मतलब छुआछूत की भावना उस समय थी, लेकिन महात्मा गांधी यूज्ड टू कॉल देम हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लेकिन महात्मा गांधी ने उन लोगों को इज्जत से हरिजन्स का दर्जा दिया, उनको हरिजन्स के नाम से बुलाया जाने लगा। और हरिजन्स का मतलब होता है जो भगवान का पुत्र होता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, विदाउट हुम स्वराज कुड नॉट बी अचीव्ड, और उनके बिना हम स्वराज नहीं पा सकते। ये महात्मा गांधी जी का मानना था। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द अनटचेबल बट दे वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स in educational institutions and separate electorates। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ऑर्गेनाइज दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930। दलित जो है वो डिप्रेस्ड क्लास के रूप में ऑर्गेनाइज किया BR अम्बेडकर जी ने 1930 में। clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits। महात्मा गांधी जी ने
दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया। द पूना पैक्ट सितंबर 1932, अब देखिए पूना पैक्ट क्या है, ठीक है ना, पूना पैक्ट 1932, ओके, gave the depressed classes later known as the scheduled class। अच्छा, ये जो शेड्यूल्ड क्लास SC हम कहते हैं, SC यानी शेड्यूल्ड क्लास जिसको कहते हैं, ये नाम कब पड़ा? ये नाम पड़ा आपका पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 के बाद, ठीक है ना, उसके बाद इसको शेड्यूल्ड क्लास के रूप में जाना जाने लगा। रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर द decline of non-cooperation Khilafat movement, Muslim felt alienated from the Congress, due to which the relations between Hindu and Muslim worsened। अब देखिए, ये तो शेड्यूल कास्ट की बात रही। अब यहाँ पर मुस्लिम लोगों को भी लगने लगा कि हम लोगों से जब मतलब हम लोगों से अलग व्यवहार किया जा रहा है, मतलब पक्षपाती किया जा रहा है, तो इससे क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच में फिर संबंध बिगड़ना शुरू हुआ। अब ये मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम वेर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने सेंट्रल असेंबली रिजर्व सीट का डिमांड करने लगा, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटिंग इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। बताइए। Nevertheless, the hope of resolving the issue at the all-party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. So, finally, what happened in this Indian nationalism movement, the sense of collective belonging। देखिए, अब जब आज़ादी ऐसे ही नहीं मिला था, अगर हम अलग अलग रहते, अलग अलग विचारधारा, हमारे विचारधारा को नहीं मिलाते, तो फिर आज़ादी मिलना मुश्किल था। तो किस तरह से देखिए, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बीइंग बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। अगर अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग सोचते और अपने विचारधाराओं को नहीं मिलाते एक साथ, तो फिर मुश्किल था। तो इस तरह से जो नेशनलिस्ट थे, वो उन लोगों ने इस विचार को स्प्रेड किया कि हम सभी एक ही नेशन के अंग हैं, एक ही राष्ट्र के अंग हैं, इसलिए हम सब एक हैं। हिस्ट्री फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। जितने भी पार्ट्स हैं ये, ठीक है ना, ये सारा इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे नेशनल मूवमेंट में। फाइनली इन द 20th century the identity of Indian came to be visualized associated with the image of भारत माता। और इसी के साथ भारत माता का जो इमेज है, मतलब हम सब भारत माता के सपूत हैं, संतान हैं, और हम सब एक हैं, ठीक है ना। तो भारत माता का जो इमेज है, उसको लोगों के मन में बैठाया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज, और इसकी जो इमेज है भारत माता का, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्रिएट किया था। एंड इन 1870 ही रोट वंदे मातरम एज द हैम टू द मदरलैंड। हम अपने भारत माता के बिहाफ में, इसके संदर्भ में और इसके समर्पण में उन्होंने वंदे मातरम का हैम प्रस्तुत किया। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही भारत माता का इमेज क्रिएट किया, और 1870 में वंदे मातरम का नारा, वंदे मातरम का जो सॉन्ग हम गाते हैं, इन्हीं ने उसका शुरुआत किया। नेक्स्ट थिंग, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड his famous image of भारत माता portrayed as an eccentric figure। सी इसका, अच्छा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने
जो उसको इमेज को पेंट किया, ठीक है ना। कैसे पेंट किया? किसी इज काम, कंपोज, डिवाइन इन स्पिरिचुअल। जो आज हम देखते हैं भारत माता को स्पिरिचुअल रूप में देखते हैं ना, डिवाइन के देवी के रूप में देखते हैं, इसको पेंट किया था आपका अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना, अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने। इन लेट 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by birds and they toured villages to gather folk songs and legends। धीरे धीरे इन गानों को रिकॉर्डिंग करके गाँव में गाया जाने लगा, लोगों के अंदर में देशभक्ति का दीप जलाया जाने लगा। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ए ट्राई कलर फ्लैग, स्वदेशी बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसमें ट्राई कलर फ्लैग जो रेड ग्रीन और येलो, रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइंड which had a height lotus representing 8 provinces of British India and the crescent moon representing Hindu and Muslim। By 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag, a tricolor red, green and white, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help। ओके। और धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे करने का मतलब इसमें चेंजिंग आते गया, चेंजिंग आते गया, ठीक है ना, और सुधार होते गया। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है ना। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ इंडियन केम टुगेदर फॉर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी attempted to resolve different and ensure that the demands of one group did not alienate another। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। अब ये 20th century, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century की बात है। बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे क्लासेस, पीपल्स, इंडियन पीपल्स जो है एक साथ मिले और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू किया। और कांग्रेस के लीडर महात्मा गांधी की लीडरशिप में, उसमें कांग्रेस के लीडर्स महात्मा गांधी थे, उनके लीडरशिप में बहुत सारे ग्रुप्स का जो समस्याएं थी उसको सॉल्व किया जाने लगा धीरे धीरे, और सभी का डिमांड को अलाइनेट किया गया कि सभी का डिमांड क्या था? एक ही था, वो था अगेंस्ट फ्रीडम, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डियर स्टूडेंट्स, once again I want to say that इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है, ये वीडियो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें और अपने से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। वंस अगेन एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ बातें हम चर्चा की है सारे आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन।